नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वर्मा है और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर 2 का MCQ। ये सेकंड पार्ट होगा। पहले पार्ट में हम करीब 25 क्वेश्चन कर चुके हैं MCQ के। ये लेक्चर उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो 10th पास आउट कर चुके हैं और जो डॉक्टरी फील्ड में यानी नीट की फील्ड में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के MCQ पार्ट 2। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मेन DNA, नॉन फंक्शनल DNA या रिपीटिटिव जीन। जो इसका आंसर होगा वो प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। इसका आंसर होगा ए, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। जो बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें न तो न्यूक्लियोलस होता है और ना ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। और अब प्लाज्मिड के कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्लाज्मिड है, ये तो आप जान ही चुके हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, यानी क्रोमोसोम से अलग एक पार्ट होता है जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। इसको हम इपीसोम भी कहते हैं और ये दो काम करता है। पहला काम इसका ये है, कंजुगेशन के समय जब बैक्टीरिया सेक्स पिली बनाता है तो जब DNA एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है तो प्लाज्मिड उसमें हेल्प करता है। और दूसरा, प्लाज्मिड में कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स उस प्लाज्मिड में होगा तो वो उस एंटीबायोटिक से अफेक्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्ड एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस्ड करते हैं, उनका नाम बताना है हमें। इसके ऑप्शन हैं फोटोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स, सेप्रोजोइक या कॉप्रोहेटेरोट्रॉप्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा कीमोऑटोट्रॉप्स। उनको हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स। ये हेलोफाइल्स हो सकते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हो सकते हैं, सल्फर ऑक्सीडाइजर्स हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं कीमोऑटोट्रॉप्स। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करके उसको ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। यही अर्थ में ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सनलाइट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ नहीं करते। तो इसका आंसर होगा कीमोऑटोट्रॉप्स। फोटोऑटोट्रॉप्स के बारे में आप लोग सब जानते हैं। फोटोऑटोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एल्गी या ऐसे प्लांट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बनाते हैं सनलाइट का इस्तेमाल करके, और इसमें क्लोरोफिल होता है। ठीक, सेप्रोजोइक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेप्रोजोइक, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो कॉप्रोहेटेरोट्रॉप्स है, इन्हें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड अपना ऑब्टेन करते हैं डंग से, डंग या फेसिस से, मतलब गोबर से या फीसेस से अपना जो फूड है वो प्राप्त करते हैं। इन्हें बोलते हैं कॉप्रोहेटेरोट्रॉप्स। व्हाट इज़ ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के विषय में क्या ट्रू है ये बताना है। ऑल हेलोफाइल्स, सभी हेलोफाइल्स होते हैं। ऑल फोटोसिंथेटिक्स, सभी फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑल फॉसिल्स, सब फॉसिल्स हैं यानी सब मर चुके हैं, अब एक भी आर्कीबैक्टीरिया नहीं है। या ओल्डेस्ट लिविंग और लिविंग बींग्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स है। बायोस्फीयर में अगर हम वायरस के बाद बात करें तो आर्कीबैक्टीरिया ही आया था और इन्हें ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स बोलते हैं, क्योंकि आज भी ये ऐसी ड्रास्टिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं और रहते भी हैं कि नॉर्मल बैक्टीरिया या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता। पहले एंशियंट डे में इस तरह के एटमॉस्फेयर था, इसलिए ये उसमें सरवाइव कर गए थे और आज भी ये सरवाइव करते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स।
ऑल हेलोफाइल्स नहीं हैं। हेलोफाइल्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीमली साल्टी कंडीशंस में जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक्स दिया है, ऑल फॉसिल्स, फॉसिल्स नहीं हैं, आज भी कुछ आर्की बैक्टीरिया जीवित हैं और वो फल फूल रहे हैं। डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, किस कारण डिफरेंस होती है? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम या साइटोप्लाज्म। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस सेल वॉल के कारण होती है। ग्राम पॉजिटिव में जो प्रोटीन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ग्राम नेगेटिव में प्रोटीन की कंसंट्रेशन कम होती है। और दूसरी बात, ग्राम पॉजिटिव में लिपिड की कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर इन द ट्रांसडक्शन प्रोसेस इज थ्रू। जो ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है वो कैसे होती है बैक्टीरिया में, ये बताना है इसमें पहला ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज रिलीज्ड फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। दूसरा है अनदर बैक्टीरियम हैविंग स्पेशल ऑर्गन फॉर कंजुगेशन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट स्ट्रेन्स। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है कंजुगेशन बिटवीन अपोजिट स्ट्रेन बैक्टीरियम। आप जानते हैं जो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस होती है वो बैक्टीरियोफेज के थ्रू होती है। बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, उसको मार भी सकता है और उसको बीमार भी कर सकता है। ठीक, तो जो ट्रांसडक्शन होता है वो बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, बैक्टीरियोफेज रिलीज्ड फ्रॉम द डोनर बैक्टीरियल स्ट्रेन। यानी बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरिया पे आक्रमण करता है, उसका डीएनए लेता है और वो डीएनए दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ए बैक्टीरियम डिवाइड्स एवरी 35 मिनट्स। एक बैक्टीरिया 35 मिनट में डिवाइड होता है, यानी 35 मिनट में वो डबल हो जाता है। अगर नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक है तो 35 मिनट बाद 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे और नेक्स्ट 35 मिनट बाद वो 4 हो जाएंगे, फिर अगले 35 मिनट में वो 8 हो जाएंगे। इस तरह से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। इफ़ ए कल्चर कंटेनिंग 10 टू द पावर 5 सेल्स पर ml, 1 ml में 10 टू द पावर 5 सेल्स हैं बैक्टीरिया की, is grown for 175 minutes. What will be the cell concentration per ml after 175 minute? ठीक है, 1 ml में 10 टू दी पावर 5 सेल्स हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इनको 175 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो उसके बाद उसमें सेल की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी पर ml में, ये बताना है इसमें आंसर। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 35 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेल्स पर ml, 32 इंटू 10 टू दी पावर 5 सेल्स पर ml, 175 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स पर ml या 85 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स पर ml। इसको 2 मेथड से हम कर सकते हैं। एक मेथड जो है वो सिंपली कैलकुलेशन है, वो देखते हैं क्या है। जो पर ml में कंसंट्रेशन है वो है 10 टू द पावर 5। पहले 35 मिनट में ये 2 इंटू 10 टू द पावर 5 हुए, फिर नेक्स्ट 35 में 4 इंटू 10 टू द पावर 5 हुए, फिर उसके आगे 8 इंटू 10 टू द पावर 5 हुए, फिर हुए और लास्ट में अब 35 35 35 35 फिर 35, ये कितना हो गया 175। 35 5 बार कुल मिला के हो गया 175 मिनट। 175 मिनट के बाद जो सेल की कंसंट्रेशन होगी वो 32 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स पर ml हो जाएगी। इसका आंसर होगा 32 इंटू 10 टू द पावर 5 सेल्स। इसका जो दूसरा मेथड है, जो बैक्टीरिया है 35 मिनट में अपनी संख्या 10 डबल कर लेता है और इसको 175 मिनट के लिए छोड़ना है। 175 मिनट के बाद बताना है कि सेल की कुल कंसंट्रेशन पर ml में कितनी है। ठीक, तो 175 मिनट्स इट वुड बी, एक 175 मिनट के बाद अगर हम एक माने कि बैक्टीरिया एक था तब ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 टू दी पावर 175 अपॉन 35। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 टू दी पावर 5। तो अब सेल की कंसंट्रेशन 175 मिनट के बाद कुल कितनी हो जाएगी, 2 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32 इंटू 10 टू दी पावर 5। द DNA ऑफ ई कोलाई इज डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। जो
बैक्टीरियल इकोलाई का बैक्टीरियल डीएनए होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर होता है, यानी कोई फ्री एंड इसमें नहीं होता है, और इसमें जीन्स की संख्या लगभग 10,000 के लगभग होती है। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स कीमोसिंथेसिस, डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फोटोसिंथेसिस, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। जो बैक्टीरिया का मेन रोल होता है कार्बन साइकिल में वो क्या होता है, वो होता है डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये डाइजेस्ट करते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। कार्बन साइकिल में बहुत से बैक्टीरिया काम करते हैं एनवायरनमेंट में। जब कोई प्लांट या कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो जो उसका ऑर्गेनिक मैटर होता है, कंपाउंड ऑर्गेनिक मैटर, उसको बहुत से बैक्टीरिया एक कंपाउंड ऑर्गेनिक मैटर को दूसरे सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर, फिर और आगे नेक्स्ट और सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर, इस तरह से तोड़ते जाते हैं और फाइनली लास्ट में CO2 वगैरह है या और दूसरी गैसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में मिल जाती हैं। इस तरह से वो साइकिल चलती रहती है। आंसर होगा डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रोन एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर ऑफ 100 to 105 डिग्री सेल्सियस। दे बिलोंग्स टू, वो किससे बिलोंग करते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 100 से लेके 105 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं इस टेम्परेचर में, वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? वो थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया है, हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो मीथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया है, या वो मैराइन आर्की बैक्टीरिया है? इसको बताना है हमें। इसका आंसर होगा थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। जहाँ भी टेम्परेचर का सवाल आए तो हमेशा आपको थर्मोफिलिक लगाना है, ठीक है। थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सल्फ़र की कंसंट्रेशन में या जो सल्फ़र का स्प्रिंग्स होता है, सल्फ़र का झरना होता है, वहाँ ये रहते हैं। इनका नाम है थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया। द हेरिडिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज, जो हेरिडिटी मटेरियल है ई कोलाई में, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है? वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आंसर होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसे कहना चाहिए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं, ये सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर हैं, या ये नॉन सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर्स हैं? ये हैं नॉन सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर्स, यानी ये कहीं किसी के साथ सिम्बायोटिक रूप में नहीं रहते हैं, फ्री रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं या सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये है एजोटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमिक्सा। जो राइजोबियम है वो जो लेग्यूम प्लांट होते हैं, जैसे कि चना है, मटर है, वो रूट की नोड्यूल्स में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट के रूप में प्लांट को अवेलेबल कराते हैं राइजोबियम। और जो हमारा एजोटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमिक्सा है ये नॉन सिम्बायोटिक एंटू फिक्सर्स हैं। ये सॉइल में रहते हैं या एटमॉस्फेयर में रहते हैं और नाइट्रोजन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। जो प्लांट है वो केवल नाइट्रेट के रूप में ही नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया? जो सेक्स ऑर्गन हैं वो क्या होता है बैक्टीरिया में? वो क्या होता है? सेक्स पिली, प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए या गैमीट्स होता है। गैमीट्स बैक्टीरिया में बनते नहीं हैं, और प्लाज्मिड आप जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया का। इसका जो आंसर है वो है सेक्स पिली। कंजुगेशन के समय जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में ऐसे आउटग्रोथ बनते हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और एक ट्यूब की तरह की संरचना बन जाती है, जिससे बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसे हम कंजुगेशन कहते हैं। ठीक, यही बैक्टीरिया का सेक्स ऑर्गन की तरह काम करता है। विच टाइप ऑफ डीएनए इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया? किस तरह का डीएनए बैक्टीरिया में होता है? वो सर्कुलर फ्री डीएनए होता है,
वो मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए होता है, वो स्ट्रेट डीएनए होता है, वो हेलिकल डीएनए होता है, वो होता है सर्कुलर फ्री डीएनए होता है। जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसमें फ्री एंड नहीं होते हैं। आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एजोटोबैक्टर, केमोलिथोट्रॉप्स, माइकोप्लाज्मा, स्यूडोमोनास। एजोटोबैक्टर आप जानते हैं नॉन सिम्बायोटिक N2 नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ये इसका आंसर होगा केमोलिथोट्रॉप्स। कोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती और स्यूडोमोनास भी एक सिंपलर बैक्टीरिया है। अच्छा, इसका आंसर है केमोलिथोट्रॉप्स। केमोलिथोट्रॉप्स में ऐसे बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उन्हें कहते हैं केमोलिथोट्रॉप्स। मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर इन थर्मल स्प्रिंग्स। बहुत से ब्लू ग्रीन एल्गी थर्मल स्प्रिंग्स में रहते हैं। हॉट वाटर स्प्रिंग्स, द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड देयर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। एक्चुअल में ये बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ऐसे जो एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया है वो हाई टेम्परेचर भी सहन कर सकते हैं। वो किस वजह से है? वो है आपका सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें सेल वॉल में कई कवरिंग होती हैं। जो अंदर की सेल वॉल होती है उसमें माइक्रो फाइब्रिल्स होते हैं और ऊपर की सेल वॉल में जिलेटिन रहता है और वो भी एमॉर्फस रहता है, कोई आकार नहीं होता जिलेटिन का। उसके बाद इसमें सेल वॉल में सेल्यूलोज है, पेक्टिन है और इस तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं और एक सीथ का निर्माण करते हैं जो कि बहुत मोटी होती है और सेल वॉल के ऊपर ही ऐसी कवरिंग होती है जो चिपचिपी होती है। तो ये कॉलोनी बना के रहने लगते हैं और जो जब सूखा पड़ता है या पानी की बहुत कमी होती है तो ये जो इसकी कवरिंग है, सेल वॉल की कवरिंग है, वो वाटर को स्टेन करती है, मतलब वाटर को अपने अंदर समाये रखती है और ज़्यादा सूखे पड़ने पर भी इनमें वाटर की कमी नहीं होती और ये आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा सेल वॉल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो सॉइल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल में रहते हैं, वो बैक्टीरिया हैं, ग्रीन एल्गी हैं, सॉइल फंजाई हैं या मॉसेस हैं, वो कहलाते हैं बैक्टीरिया। अब फिर वही ट्रांसडक्शन के विषय में आ गया। ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मेडिएटेड बाय प्लाज्मिड वेक्टर, फेज वेक्टर, कॉस्मेड या एफ वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर तो है नहीं, प्लाज्मिड वेक्टर आप जानते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसे इपिसोम भी बोलते हैं। इसका आंसर है फेज वेक्टर। कॉस्मिड और एफ वेक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉस्मिड क्या होता है? कॉस्मिड ऐसा हाइब्रिड प्लाज्मिड होता है जिसमें एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए और दूसरा उसमें कॉस साइट लगा रहता है। जो कॉलीफेज लैम्डा होता है, यानी जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, उसे कहते हैं कॉलीफेज लैम्डा, और इसमें कॉस सीक्वेंस लगा रहता है, कॉस साइट होती है। कॉस साइट का मतलब होता है कोहेसिव एंड साइट, यानी कि प्लाज्मिड के बाद उसमें दोनों साइड्स में कॉस कोहेसिव एंड साइट लगा रहता है जिसमें 12 न्यूक्लियोटाइड होते हैं दोनों साइड और ये आपस में मिलके उसको पूरा कर देते हैं और इनके बीच में, कॉस साइट के बीच में प्लाज्मिड रहता है। वो कॉलीफेज लैम्डा का प्लाज्मिड होता है और उसमें बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उसमें मनपसंद बैक्टीरियल डीएनए या उसमें स्पेसिफिक जीन डाल के हम दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं और उस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करा के फिर पर्टिकुलर जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो प्राप्त करते हैं। इसका यूज़, कॉस्मेड का यूज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत होता है। अब आप बात करते हैं एफ फैक्टर की। एफ फैक्टर को बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किसी प्रोटीन का ट्रांसफ़र करना होता है
या कंजुगेशन के समय एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। ये वो डीएनए होता है। अच्छा, पूरा डीएनए तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होगा नहीं, कुछ डीएनए का पार्ट ही ट्रांसफ़र होता है जो दूसरे बैक्टीरिया में अब्सेंट रहता है। तो वो जो है फर्टिलिटी फैक्टर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, वो एक्चुअली में स्पेसिफिक प्रोटीन जो वो बैक्टीरिया नहीं बनाता है, वो बैक्टीरिया जब जीन ट्रांसफ़र उसमें हो जाएगा तो वो बैक्टीरिया उस प्रोटीन को बनाने लगेगा। इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, शॉर्ट में एफ फैक्टर। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जीनोफोर, बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज़ मेड ऑफ, किस चीज़ का बना होता है जो बैक्टीरियल डीएनए होता है? हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, आरएनए एंड हिस्टोन्स, ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो जीनोफोर है, या जिसे क्रोमैटिन बॉडी बोलते हैं, या जिसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं, या जिसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। एश्रिकिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च इज़, इसको बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत यूज़ करते हैं। क्यों? ये इजीली कल्चर्ड, बहुत आसानी से कल्चर कर लेते हैं इसको हम, इजीली अवेलेबल है, इजी टू हैंडल है, इजीली मल्टीप्लाइड इन होस्ट, बहुत आसानी से होस्ट में मल्टीप्लाइड हो जाता है। इसका जो आंसर है इजीली कल्चर्ड, ये बहुत आसानी से कल्चर्ड हो जाता है। अब इकोलाई के बारे में सुनिए। इकोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप्ड होता है, ये मोटाइल हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, और ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में सिम्बायोन्ट्स के रूप में होता है। ये वहाँ पर विटामिन के और विटामिन बी का संश्लेषण करता है और फूड फर्मेंटेशन भी करता है। ये बायोटेक्नोलॉजी की लैब में या दूसरी लैब में, माइक्रो की लैब में बहुत ही आसानी से कल्चर हो जाता है। बैक्टीरिया लैक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज़, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती हैं हम जानते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो पूरी ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो 2n टाइप के सेल्स की बनी होती है, और जब स्पर्म बनते हैं या लेडीज़ में, वुमेन में ओवा बनते हैं तभी मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद जो स्पर्म या ओवा बनते हैं वो n टाइप की सेल होती है, यानी उसमें जो है जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो 23 होती है, और बाकी सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। तो अब जो सिंगल सेल है वो आपस में जुड़ जाती है, स्पर्म और ओवा मिलके, तो वो 2n सेल बन जाती है, फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक, तो एक तरह से पूरी लाइफ 2n सेल होते हैं, कुछ समय के लिए n सेल होते हैं, यानी मियोसिस के बाद फिर उसमें दोबारा से 2n सेल बन जाते हैं। इस तरह वो कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इस तरह की कोई प्रोसेस बैक्टीरिया में नहीं होती है। इसमें कारण जान लेते हैं क्या है। नेदर सिनगेमी, नॉन रिडक्शन डिवीजन, डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, नो कंजुगेशन, नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जो बैक्टीरिया है इसमें ना तो सिनगेमी होती है और ना ही रिडक्शन डिवीजन होता है। सिनगेमी का मतलब ना इसमें स्पर्म और ओवा टाइप की इस तरह की चीज़ें आपस में मिलती हैं, और ना ही उसमें मियोसिस होता है। इसका आंसर होगा आंसर ए। नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। सन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी नहीं लेते हैं, वो कहलाते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और उसको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। ये सनलाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेसाइड्स इन देयर। जो मेन डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, वो होता है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या फ्लैजेला। वो होता है सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से ही ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ग्राम पॉजिटिव में प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी पेप्टिडोग्लाइकन वहाँ ज़्यादा रहता है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड्स ज़्यादा, यानी लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। जो मोनेरा से बिलोंग करते हैं वो है अमीबा, एश्रिकिया, जेलिडियम, स्पाइरोगाइरा।
अमीबा किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। ये एक प्रोटोजोआ है। जो एशरिकिया है, जिसे ई कोलाई बोलते हैं, एशरिकिया कोलाई, वो एक बैक्टीरिया है। जेलिडियम आप जानते हैं एक रेड एल्गी है, और स्पाइरोगाइरा एक ग्रीन एल्गी है जो फ्री फ्लोटिंग रहता है, यानी कॉलोनी नहीं बनाता है, फ्री फ्लोटिंग ये रहता है। और इसको और दूसरे भी कई नामों से जानते हैं। इसे वाटर सिल्क के नाम से जानते हैं, और इसका दूसरा नाम पॉन्ड स्कम होता है। इसका एक और नाम होता है इसका दूसरा नाम होता है स्पाइरोगाइरा का मरमेड ट्रेसिस। मरमेड मीन्स होता है जलपरी, और ट्रेसिस मीन्स होता है चोटी। ठीक है, यानी जलपरी की चोटी एक तरह से है। पॉन्ड स्कम का मतलब होता है मैल या गंदगी, यानी तालाब का मैल इसे बोलते हैं, और इसे सिल्क भी बोलते हैं। पॉन्ड सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा एशरिकिया कोलाई। पुनः एक बार आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।